हेलो। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडसीएस क्लासेस 24 में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हरीश। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 3 मार्च 2023 को यूपी बोर्ड द्वारा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित कराया गया था, जिसका सेट नंबर है 825 FE। इस सेट नंबर को आप ज़रूर मैच करवाइएगा। और इसी के साथ हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे कि देखते हैं कि इसमें आपको दो तरह के प्रश्न दिए गए थे, खंड अ और खंड ब। खंड अ आपका बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न था, जिसमें आपका खंड अ का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपका सही आंसर है 1885। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 1929। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, हम इसमें आपको पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि डिटेल बताने से कोई विशेष नहीं लगता मुझे कि ये आपका कोई फ़ायदा होगा। सो आपका एग्ज़ाम हो गया है, इसलिए हम लोग बस केवल आपके जो नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं कि 70 में से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, बस उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपका 3 है कि यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन किसका है। तो बिल्कुल इस कथन आपका है मैटरनिक। डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपिता आपने देखा होगा नोटों पे भाई, राष्ट्रपिता हमारे कौन हैं, महात्मा गांधी जी। तो प्रश्न नंबर 6 है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। तो इस प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय नहीं है आपका कृषि। कृषि क्या है, आपके संघ सूची का विषय नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में आपके 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 9 है यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। क्वेश्चन नंबर 9 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है। तो जाहिर सी बात है हिंदी। आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया होगा। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित संसाधन में से कौन सा परंपरागत है। तो परंपरागत संसाधन जो चले आ रहे हैं हमारे दादा परदादा के ज़माने से, उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत संसाधन। तो कौन से संसाधन हैं परंपरागत में। तो बिल्कुल आपका क्या है, प्राकृतिक गैस। क्या है, प्राकृतिक गैस, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है कि लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो आपके राजस्थान में नहीं हो सकता, हिमाचल में नहीं हो सकता, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर आपका 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। तो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप कहेंगे सर तांबा का मुख्य राज्य उत्पादक है मध्य प्रदेश। कौन सा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं 14 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, नॉन मेटल है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका बी, अभ्रक।
प्रश्न नंबर 15 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है। अजैव है पशुधन आपका जैव है, प्राकृतिक वनस्पति आपके जैव हैं, सब ये सब क्या है लिविंग हैं, लेकिन ये आपका क्या है निर्जीव, जिसको कहेंगे नॉन लिविंग, तो ये आपका क्या बन जाएगा अजैव। प्रश्न नंबर 15 का सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। तो भाई आपने बहुत बार सुना होगा कि केरल आपका 95% साक्षर हैं। प्रश्न नंबर आपका 17 है। 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका ये आपके मछुआरा अर्थव्यवस्था से के प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 2005 में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 19 है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सामान बेचते हैं, तो उससे संबंधित किसी झगड़े को निपटाने के लिए कहाँ जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है कि उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाते हैं, फोरम में। आपका प्रश्न नंबर है 20 बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो असंगठित हैं तो कौन से हैं आपके कृषि मजदूर। तो 20 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं खंड ब की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि वर्णात्मक उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। यहाँ इसको ध्यान रखिएगा कि 80 शब्दों में आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो क्या है पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो आपका हो जाता, इसमें आपने क्या लिखा कि देश के बगैर सहमति के विश्व युद्ध में झोंकना। ये क्या है आपके जी जो उनका उल्लेख करना था। तो उल्लेख में आपने, मैं आशा करता हूँ कि लिखे होंगे कि देश के बगैर सहमति के विश्व युद्ध में झोंकना, कि बिना किसी सहमति के आप सेना को या जनता को किसी भी युद्ध में आप नहीं भेज सकते। एक बात, फिर यूके की ओर से लड़ने के लिए भारतीयों को घसीटना। उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोगों सहित लगभग कितने कि 87,000 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, ये क्या था आपके भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे। आपका क्वेश्चन नंबर उसी में अथवा करके दिया है, तो आप ये करते या फिर ये दोनों में से कोई एक करना था। तो आप अगर जोसेफ मेज़नी के विचारों पर प्रकाश डालना था, तो ये कौन थे। तो ये एक राजनेता पत्रकार थे, जो कि आपके इतावली के एक एकीकरण के लिए इन्होंने नींव रखा था, उसके मुख्य कार्यकर्ता के रूप में थे, उस आंदोलन के अगुआ भी थे। ठीक है, इतावली के। प्रश्न नंबर 22 है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो आप इसमें हो जाता है आपका कि जातिवाद, जातिवाद जातिवाद और सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। और चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता उम्मीदवारों के जाति धर्म को महत्व देना।
ये सब क्या था, आपके लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियाँ थीं। इसी में आपको दिया है अथवा करके कि क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये अपने तरीके से आपने उसको पढ़ा होगा, तो अपनी भाषा में अपने तरीके से आपने उसको लिखना था। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है सापेक्षिक लाभों की विवेचना करना है। तो सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना क्या, कि आपको इसमें देना था कि जैसे सड़कें बनाने में कम लागत पड़ती है, ठीक है, सड़कें बनाने में कम लागत पड़ती हैं, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि भाई रेलवे लाइन बिछाने के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सड़कें जो है कि वो कहीं भी ढाल हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, आसानी से बनाई जा सकती हैं। छोटी दूरी के लिए सड़क से जाना कम खर्च पड़ता है। तो ये आपके क्या थे कि इसके सापेक्षिक लाभ थे सड़क के। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है आपकी, जैसे अनाज कृषि, जैसे अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, आपका रोपण कृषि, मिश्रित या रोपण कह सकते हैं आप, रोपण कृषि, ये आपके क्या थे, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था, विस्तृत रूप में लिखना था। यहाँ ऊपर आप देखा होगा आपने लिखा है कि कम से कम आप 80 शब्दों में लिखिए, है ना। आइए नीचे देखते हैं कि 24 में कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो विश्व के संगठन क्रियाकलापों का वर्णन करना था, इसको भी आपने किया ही होगा। और अथवा करके दिया है कि उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय कर लिखना था आपको। ये तो आपके विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन से बिल्कुल इजी था कि इसमें उसके सुझाव देने थे, 4 सुझाव देने थे। जैसे सुरक्षा, जैसे आपकी सुरक्षा हो गया, और जागरूकता के लिए कोई आप पसंद, कैसे किसी चीज़ों को पसंद करते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आप 2 लाइन 4 लाइन लिख देते हैं। फिर क्या थी, जानकारी, फिर आपके उसी में उचित मूल्य। ये आप हेडिंग डाल करके आपको लिखना था इसके बारे में। एक एक लाइन 2 लाइन आप लिख देते तो आपका लगभग 1 पेज तो भर ही जाता। ओके, आइए चलते हैं हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। वर्णनात्मक प्रश्न में क्या दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताना था आपको। अब प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित आपको समझाना था। दोनों में से कोई एक ही आपको करना था। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये आपको बताना था। उसी में भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। देखिए इसको मैं हल करवाने से कोई मतलब नहीं है अब इस समय, है ना। तो इसलिए मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ, बस यही मैं जानना चाह रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने 70 नंबर में से कितने नंबर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। बस मैं जो आपको एक थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ, तो उससे आपको ज़रूर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये मेरा उत्तर जो है कि सही होने की संभावना है। तो प्रश्न नंबर आपका 27 था, ये भी आपको क्या वर्णनात्मक है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको समझाने में आपको बहुत समय चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, आपको मानचित्र मिला होगा, उसमें इन चीज़ों को आपको दर्शाना था,
ठीक है, उसमें दर्शाना था आपको जो ये सब लोगो दिया है इस प्रकार से सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आपको पूरा 1/2 नंबर का प्लस 1/2 यानी कि 2 नंबर का था ये। हम देखते हैं आपको कि फर्स्ट वाला क्या कहता है कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ अधिवेशन हुआ था? मद्रास में। कहाँ पर? तो आप इसका सही उत्तर है मद्रास। मद्रास, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। सेकंड वाला क्या है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो आपका यह बंगाल के नादिया ज़िले में गोविंदपुर गांव में, आपके ये बंगाल में, ठीक है, बंगाल के नादिया नामक एक ज़िला है, नादिया, हाँ नादिया नामक एक ज़िला है, वहाँ पे गोविंदपुर नामक गांव में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बिल्कुल इसका उत्तर सही है कि ये आपको जनवरी 1920 में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। इलाहाबाद, ठीक है। अगला है कि वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल कि 1918 में अहमदाबाद, 1918 में अहमदाबाद में जो है कि जो श्रमिक थे, मजदूर थे, सूती मिल कंपनी में काम करते, तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। और ये लगभग 21 दिन तक यह हड़ताल चला था। ठीक, आइए अब 29 नंबर है आपका प्रश्न नंबर 29 ख का, जिसमें निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र मानचित्र पर आपको दर्शाना था। इस मानचित्र में आपको दर्शाना था कि दक्षिण भारत की एक नदी है। ये आपका इस लोगो को, मतलब इस चिन्ह को देख करके आपको उसे क्या करना था, वहाँ पे बताना था कि कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक, ये सब आपको मिला होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में अटैच रहा होगा मैप। उस मैप में इन जो आपको दिया है ये, उसको दर्शाना था। प्रश्न नंबर आपका यहाँ देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है कि ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, 29 का के मानचित्र कार्य के उपयोग के लिए। ठीक है, इस निर्देश को आपने, हमें आशा है कि पढ़े होंगे आप। अब आगे क्या है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है जो देख नहीं सकते। ठीक है, सो बच्चों, वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और देख करके अपने प्रश्न पत्र को मिलाएंगे और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपने 70 नंबर में से 70, आपका टोटल मार्क्स 70 नंबर का था, 70 में से आपने कितना नंबर प्राप्त किया, 50 या 55 या 60, जो भी आपने आपका जो भी सही हो उसको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए। आपका अंतिम पेपर था। ओके, आप रिलैक्स होइए और अच्छे से अपना आगे के प्रिपरेशन के लिए रेडी रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।